प्रिय विद्यार्थियों, देव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। मैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों के संदर्भ में बात कर रहा था। इससे पहले मैंने इसके दो भाग पढ़ा दिए थे, फर्स्ट और टू भाग। फर्स्ट और सेकंड में मैंने मूल अधिकारों की उत्पत्ति और एक मूल अधिकार पढ़ा दिया था, वह है समानता का मूल अधिकार। आज हम बात करेंगे दूसरा मूल अधिकार, वो है स्वतंत्रता का मूल अधिकार। स्वतंत्रता का मूल अधिकार के संदर्भ में आज हम आपसे वार्ता करेंगे। ये दूसरा मूल अधिकार है। स्वतंत्रता का मूल अधिकार दूसरा मूल अधिकार है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से लेकर के और अनुच्छेद 22 तक ये उल्लेख है। जैसे मैंने कहा कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के और 32 तक तो 7 मूल अधिकार है। वैसे मूल अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 35 तक है, लेकिन जो वर्णित मूल अधिकार है वो 32 तक ही है। जो वर्तमान में 6 मूल अधिकार है वो 32 तक ही है, लेकिन टोटल अगर देखें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का ही उल्लेख है। आज हम स्वतंत्रता का मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 19 में 26 जनवरी 1950 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी? 7। प्रश्न है, अनुच्छेद 19 में 26 जनवरी 1950 को कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी? तो आप 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन करते हुए 1978 में संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 को समाप्त कर दिया गया या रद्द कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। अब वर्तमान में जब अनुच्छेद 19 को समाप्त कर दिया गया, तो समाप्त करने के बाद वर्तमान भारतीय संविधान में 6 प्रकार की अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता उल्लेखित है। अब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 19 को समाप्त कर दिया गया। अब ये समाप्त होते ही या ये निलंबित होते ही अब केवल 6 प्रकार की स्वतंत्रता रहेगी। अनुच्छेद 19 में वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। मोरारजी देसाई के शासनकाल में 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। एक तो ये याद रखें। दूसरी बात, जब राष्ट्रीय आपात लागू होगा, जब राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है हमारे देश में, तब सभी मूल अधिकार निलंबित होते हैं। लेकिन सबसे पहले अनुच्छेद 19 निलंबित होता है। अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता सबसे पहले निलंबित होता है। सबसे पहले निलंबित ये होता है। इसके बाद सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। केवल 20 और 21 ये कभी निलंबित नहीं होते। अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे मूल अधिकार हैं
जो कभी निलंबित नहीं होते। हालांकि सबसे पहले अनुच्छेद 19 निलंबित होता है राष्ट्रीय आपात 352 लगने पर। सबसे पहले अगर कोई ये पूछे कि राष्ट्रीय आपात लागू होने पर या राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 लागू होने पर सबसे पहले कौन सा मूल अधिकार निलंबित होता है, तो आप अनुच्छेद 19 सबसे पहले निलंबित होता है। धीरे धीरे सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, लेकिन 20 व 21 में वर्णित मूल अधिकार कभी निलंबित नहीं होते। क्या है 20-21 में, ये मैं बाद में बताऊंगा। अनुच्छेद 19 में वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, और वो कौन कौन सी स्वतंत्रता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, अनुच्छेद 19 में वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की? 6। पहले है अनुच्छेद 19 के, इसमें बोलने की या अव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अव्यक्ति की स्वतंत्रता है। एक बात, अनुच्छेद 19 के में बोलने की या अव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसी अनुच्छेद के तहत मतदाता को, बहुत अच्छा प्रश्न है, मतदाता को नोटा मत अधिकार दिया गया है। प्रश्न आएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मतदाता को नोटा के तहत अपना मत देने का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 के तहत ये मूल अधिकार है। ये मूल अधिकार है कि आप कोई भी भारत का मतदाता किसी भी निर्वाचन में नोटा के तहत अपना किसी लोकतांत्रिक दल पर या किसी भी व्यक्ति को अपना वोट नहीं देकर इस लोकतांत्रिक पद्धति पर विश्वास नहीं जाहिर करता है। ये नोटा का मतलब होता है। तो नोटा का मतदाता को नोटा मत अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में? प्रश्न आ जाए कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत मतदाता को नोटा का मत अधिकार की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? 19 के। प्रश्न आ जाए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मतदाता को नोटा मत अधिकार की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? 19 के। 19 के में ही 12 अक्टूबर 2005 में सूचना का मूल अधिकार दिया गया। सूचना का मूल अधिकार भारत में कब दिया गया? 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का मूल अधिकार पूरे भारत में लागू किया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ये सूचना का मूल अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 19 के। एक, प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता। प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। भारत में प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता का अधिकार भी उल्लेख 19 के में किया गया है। भारत में 1954 में बहुत अच्छा प्रश्न, 1954 में भारत में प्रेस आयोग का गठन किया गया, लेकिन 1966 में इसका नाम बदल करके और प्रेस परिषद कर दिया गया, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 28 सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रेस आयोग का गठन भारत में 1954 में किया गया, लेकिन 1966 में
प्रेस आयोग का नाम बदल करके प्रेस परिषद कर दिया गया। वर्तमान प्रेस परिषद में एक अध्यक्ष होता है, 28 सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो याद रहे प्रेस परिषद और प्रेस आयोग का गठन कब हुआ, सूचना का मूल अधिकार कब लागू किया गया, और एक इसमें एक और स्वतंत्रता है, वो है 22 जनवरी 2004 में। बहुत अच्छा प्रश्न है। 22 जनवरी 2005 में नवीन जिंदल बनाम भारत संघ विवाद पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय ध्वज का मूल अधिकार दिया गया। ये क्या मूल अधिकार है वो देखिए। पहले क्या होता था, सामान्य व्यक्ति को राष्ट्रीय पर्व पर अपने घर, अपनी झोपड़ी, अपने फैक्ट्री, अपना खेत खलिहान में राष्ट्रीय ध्वज नहीं लहरा सकते थे। लेकिन नवीन जिंदल बनाम भारत संघ विवाद 22 जनवरी 2004 में नवीन जिंदल बनाम भारत संघ विवाद पर यह कहा गया, न्यायालय ने यह आदेश दिया इस विवाद पर कि आम व्यक्ति अपने घर, अपने खेत, अपने खलिहान, अपनी झोपड़ी, अपने दफ्तर आदि में भी राष्ट्रीय ध्वज लहरा सकते हैं। ये राष्ट्रीय ध्वज लहराने का जो मूल अधिकार है उसका उल्लेख अनुच्छेद 19 के में ये नवीन जिंदल बनाम भारत संघ विवाद 22 जनवरी 2004 में ये मूल अधिकार दिया गया। इस प्रकार अनुच्छेद 19 में ये स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, अभ्यर्थी की स्वतंत्रता, नोटा का मताधिकार, मतदाता को नोटा मताधिकार की स्वतंत्रता का उल्लेख। बहुत अच्छा प्रश्न नोटा वाला, आप याद रहे, इसको याद रखें, आपको इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और सूचना का मूल अधिकार ये भी आपको याद रखना है, भारत में कब लागू किया गया सूचना का मूल अधिकार। प्रेस आयोग, प्रेस मीडिया की भी स्वतंत्रता का उल्लेख इसी में है। याद रखना है प्रेस आयोग 1954-1966 में इसका नाम प्रेस परिषद किया। इसमें एक अध्यक्ष, 28 सदस्य होते हैं, ये याद रखें, और एक राष्ट्रीय ध्वज का, ये अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता है। अब आता है 19 ख। अगला 6 प्रकार की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में। एक स्वतंत्रता हुई बोलने या अभ्यर्थी की स्वतंत्रता, बोलने या अभ्यर्थी की स्वतंत्रता का उल्लेख है। दूसरा है अनुच्छेद 19 ख। 19 ख में सभा, सम्मेलन, आयोजन की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक। लेकिन बिना अस्त्र शस्त्र के सभा, सम्मेलन, रैली आदि के आयोजन की स्वतंत्रता दी गई है 19 ख में। 19 ग में संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन ये संगठन बनाने की स्वतंत्रता दोनों को नहीं दी गई है। एक सैनिक और वेश्याओं को संघ और संगठन बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है। याद रखना 19 ग किसे नहीं दिया गया है, 19 ग के तहत संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है 19 ग के तहत, लेकिन किसको नहीं दी गई है, केवल सैनिक और वेश्याओं को ये संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार, मूल अधिकार नहीं दिया गया है। केवल सैनिक और वेश्याओं को ही नहीं दिया गया। संघ संगठन के तहत 57वां संविधान संशोधन करते हुए 2012 में 57वां संविधान संशोधन करते हुए 2012 में हमें एक और अधिकार दिया गया है, वो है सहकारी संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। क्या दी गई है? स्वतंत्रता।
याद रखना, 57वां संविधान संशोधन करके 2012 में सहकारी संघ की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में ही उल्लेखित है। याद रहे, वो कहेगा आपसे सहकारी संघ बनाने की या संगठन स्थापित करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में 19 में, और संघ संगठन बनाने की स्वतंत्रता में सहकारी संघों को स्वतंत्रता का उल्लेख किस संविधान संशोधन, तो 97वें संविधान संशोधन द्वारा ये दिया गया। संघ संगठन बनाने का स्वतंत्रता, संघ संगठन बनाने की स्वतंत्रता 19 किसको नहीं दी गई है, सैनिक और वेश्याओं को ये स्वतंत्रता नहीं दी गई है। आता है अनुच्छेद 19 19 क्या कहता है, संघ संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। और आपको याद है, ये भी रखना है, आप कभी कभी इस टाइप के प्रश्न आ जाते हैं कि हम उनको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते हैं लेकिन वहां समझ में नहीं बैठता है। जैसे घ क्या है, ये है भ्रमण करने की, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता। और 19 ने ये है निवास करने की, पहले जम्मू था वो भी हट गया, निवास करने की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता इसमें दी गई है। इसके अलावा 19 को मैंने अभी आपको बताया ही, ये 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में समाप्त कर दिया गया। और 19 के तहत वाणिज्य और कारोबार की स्वतंत्रता है। अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वो बता रहा हूं मैं। 19 में व्यापार, वाणिज्य और कारोबार की स्वतंत्रता है, कोई भी कारोबार कर सकता है, ऐसे नहीं है लकड़ी का काम खाती करेगा, बाल नहीं काटेगा, कोई भी काट सकता है, कोई भी किसी प्रकार का व्यापार वाणिज्य कारोबार करने की स्वतंत्रता है। अर्थात 19 में 6 में व्यापार वाणिज्य और कारोबार की 6 निरस्त कर दिया गया, में निवास की, घ में भ्रमण की, ग में संघ संगठन की, ख में सभा सम्मेलन की, और इसमें बोलने और अभिव्यक्ति, जो मैंने पूरा वर्णन कर ही दिया। अब प्रश्न आता है अभिव्यक्ति की। अब प्रश्न आता है कि आपको 6 तो स्वतंत्रता दी गई है, 1 2 3 4 5 और ये 6, क्योंकि ये निरस्त है। ठीक, अब अनुधारा 144 और धारा 141, धारा 141 और धारा 144 लागू होने पर कौन कौन से स्वतंत्रता निलंबित की जा सकती है, तो क्या करोगे? इस टाइप के प्रश्न आते हैं। धारा 141 और धारा 141 और धारा 144 लागू होने पर कौन कौन से अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं में से कौन कौन सी निलंबित होंगी उस स्थान की, देश की नहीं, जहां ये धारा होंगी अनुच्छेद वहीं अनुच्छेद निलंबित होंगे। जहां धारा 141 और जहां धारा 144 लगी हुई है, उस क्षेत्र, उस सीमा, उस स्थान के ही लोगों की अनुच्छेद 19 में दी गई केवल अनुच्छेद 19 है और अनुच्छेद 19 है भ्रमण, ये 2 प्रकार की स्वतंत्रता इन धारा लागू होने पर निलंबित हो जाती है। ये याद रखना है प्रश्न आपको। जब धारा 141 लगेगी तो ये निलंबित हो जाएगा, सभा सम्मेलन नहीं कर सकते। जब धारा 144 लागू होगी तब भी ये नहीं कर सकते। दूसरा भ्रमण की ये स्वतंत्रता आपकी छीनी जा सकती, ये भी आपकी छीन ली जाएगी जब ये धाराएं लागू होंगी। आप कई बार प्रश्न ऐसे आता है, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, गाइड पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ते हैं, कई किताबें पढ़ते हैं, लेकिन हकीकत आप पूरा मेरा मैटर पढ़िए, आपको जब पता लगेगा, पूरी वीडियो को ढंग से देखिए, सुनिए, और जब आपको पता लगेगा कंपटीशन में कैसे आते हैं और क्या करना होता है, देखिए। धारा 141
लागू होने पर 5 या 5 से अधिक लोग भ्रमण नहीं कर सकते, ना परिचर्चा कर सकते, ना सभा कर सकते, मतलब एक 5 से अधिक लोगों के लिए प्रतिबंधित है। और धारा 144 में रैली, सभा, सम्मेलन यानी भीड़ को रोकने के लिए लगाई जाती है। तो रैली, सभा, सम्मेलन, भीड़ को रोकने के लिए 144 है। और धारा 141 का मतलब कर्फ्यू, अर्थात 5 व्यक्ति भी इकट्ठे नहीं हो सकते। 5 को भी निरस्त माना है, 5 को भी अवैध माना गया है धारा 141। तो धारा 141 और धारा 144 में ये अंतर है। ये सभा रैलियों के लिए, रैली, सभा, सम्मेलन, भीड़ को रोकने के लिए। और धारा 141 ये कर्फ्यू है, जिसमें कर्फ्यू तो दोनों ही है, लेकिन ये 5 व्यक्ति को भी भ्रमण पर, बैठने पर, परिचर्चा पर प्रतिबंध है। परिचर्चा, भ्रमण 5 लोगों के पर भी आपत्ति होती है धारा 141 में। और धारा 141 और धारा 144 लागू होने पर अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाते हैं। जहां ये लगी हुई है, जब तक ये लगी हुई है तब तक ये स्वतंत्रता आपको छीनी जाएगी, आपकी निलंबित रहेगी। ये है अनुच्छेद 19। और ये आपको अनुच्छेद 19 में अब कोई भी एग्जाम में प्रश्न आए, चाहे ये आए, चाहे वैश्या सैनिक वाला आए, चाहे 97वां संविधान संशोधन आए, चाहे ये प्रश्न आए, और सबसे पहले राष्ट्रीय आपात पर यही अनुच्छेद में दी गई स्वतंत्रता है। वैसे अनुच्छेद 19(2) में मान हानि का भी अधिकार, मूल अधिकार दिया गया है। लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत आत्महत्या करने की स्वतंत्रता आपको नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत आत्महत्या करना कानूनी अपराध है, और ना ही आत्महत्या करने का आपको कोई अधिकार है, मूल अधिकार है, कुछ भी नहीं है। हाँ, अनुच्छेद 19(2) के तहत आपको मान हानि का जरूर अधिकार दिया गया है, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार अनुच्छेद 19 कंप्लीट हुआ। अनुच्छेद 20 के बाद आता है, 19 के बाद आता है 20 में क्या है वो देखिए। आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो, आप इसको याद रखना है। इसमें से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं धारा के संबंध में, और राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में सबसे पहले निलंबित होने वाली स्वतंत्रता है। अब वर्तमान में अनुच्छेद 19 में कितनी प्रकार प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया प्रेस, और ये मतदाता वाली को आप जरूर याद रखें, नोटा का जो निष्कर्ष में उल्लेखित है। अब आएगा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 अपराध सिद्ध होने पर दी जाने वाली 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है अपराध सिद्ध होने पर। एक, पहली तो यह है कि अगर पूर्व प्रवर्ती अपराधी नहीं है तो उसे अगर पूर्व प्रवृत्ति अपराधी नहीं है तो उसे शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा, उसे रिमांड में नहीं लिया जाएगा, उसे शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा, उसको 3 डिग्री टॉर्च नहीं किया जाएगा, उसको शारीरिक दंड, उसे पीटा नहीं जाएगा थाने में ले जाकर। अगर उसकी पूर्व प्रवृत्ति अपराधी है तो पीटा जाएगा। अगर पूर्व प्रवृत्ति अपराधी नहीं है किसी व्यक्ति की तो थाने में उसे पीटा नहीं जाएगा, उसे शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा, उसे 3 डिग्री टॉर्च नहीं किया जाएगा। और इसी प्रकार दूसरी है अनुच्छेद 20 में ही, अनुच्छेद 20 में दूसरी है, किसी भी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति है, उसे 24 घंटे से अधिक थाने में नहीं रखा जाएगा। 24 घंटे से अधिक किसी व्यक्ति को सॉरी इसमें नहीं।
अपराध एक उस समय की दंड संहिता के अनुसार दंड दिया जाएगा। सॉरी वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गया, दिया जाएगा। देखिए अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता है अपराध सिद्ध होने पर। आप अपराधी हो गए, आपको न्यायालय ने सजा बोल दी, तो आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रता है अपराध सिद्ध होने के बाद भी। एक तो अगर आपकी पूर्व प्रवृत्ति अपराधी नहीं है तो आपको शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। उस समय की जो दंड संहिता है, उस समय के अपराधी को जो दंड का उल्लेख है वही दंड दिया जाएगा। जैसे आज आपने अपराध किया है और किसी अपराध पर आज 6 महीने की सजा है, और आज अपराध किया है और आज की दंड संहिता में 6 महीने आए तो आपको 6 महीने की सजा होगी। कल या 2 दिन बाद आपने अपराध, जिस दिन आपको अपराधी घोषित किया है, सिद्ध हुए, उससे 3 दिन बाद अगर ये अगर 1.5 वर्ष की कर दी जाए तो आप ये सजा नहीं मिलेगी आपको। केवल उस समय भी जो दंड संहिता है वही दंड दिया जाएगा। अनुच्छेद 3 ये है, भैया दंड संहिता के अनुसार उस समय की एक अपराध पर एक ही बार सजा दी जाएगी। एक अपराध पर एक बार ही सजा दी जाएगी। एक प्रश्न क्या है, अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की अपराध सिद्ध होने पर कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? याद रखना 3। आप घूम जाओगे, जैसे उसमें अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की थी, 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता थी। इसी प्रकार अनुच्छेद 20 में अपराध सिद्ध होने पर 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। अपराधी पूर्व प्रवृत्ति अपराधी नहीं है, शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा, उस समय की दंड संहिता के अनुसार दंड दिया जाएगा, एक अपराध पर एक ही सजा दी जाएगी। ये 3 प्रकार की स्वतंत्रता है 20 में। याद रखना है सर, कितने प्रकार की अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार अपराध सिद्ध होने पर अपराधी को कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, तो 6 मत कर देना। 6 तो 19 में है स्वतंत्र, इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 3 प्रकार की। ये याद रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। और इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं आजकल कंपटीशन में, गाइडों में कुछ नहीं है। कई बार हम बड़े बड़े टीचरों की वीडियो देखते हैं, उत्कर्ष की देख लेते हैं, कहीं देख लेते हैं, लेकिन मैटर को आप मिलाओ, उनकी भी देखो। ऐसा नहीं है उनको अच्छा नहीं है, हाँ है, उनको भी देखो, मैं पढ़ा रहा हूं उसको भी मिलाओ। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। आपको जीने का अधिकार है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है अनुच्छेद 21 में। मैंने कहा ये राष्ट्रीय आपात लागू हो जाता है तब भी निलंबित नहीं होता है। 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में एक शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया, और शिक्षा का मूल अधिकार की स्वतंत्रता दी गई। क्या स्वतंत्रता दी गई? स्वतंत्रता ये दी गई कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी गई है, और ये दी गई है अनुच्छेद 21A में, बाद में जोड़ा गया है। 21A में 86वां संविधान संशोधन करते हुए 2002 में 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। शिक्षा का मूल अधिकार है, और ये 21A में उल्लेख है। ये याद रखना है, बाद में जोड़ा गया है कि अनुच्छेद 21 में ही हमें कुछ और स्वतंत्रता दी गई है। वो है 21 में, जैसे कई बार हमें ऐसे प्रकार के प्रश्न बहुत बनते हैं और हम उनको जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार प्रश्न किस प्रकार से आया है, किस प्रकार का प्रश्न बन रहा है, इसमें क्या पूछ सकता है, तो बस यही पूछ सकता है। एक अगर ये कहे कि शिक्षा का मूल अधिकार संपूर्ण भारत में कब लागू किया? 1 अप्रैल 2010 में शिक्षा का मूल अधिकार
संपूर्ण भारत में लागू किया गया। याद रखना, इसको नोट कर लेना। शिक्षा का मूल अधिकार संपूर्ण भारत में कब? शिक्षा का मूल अधिकार संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 में संपूर्ण भारत में शिक्षा का मूल अधिकार लागू किया गया। और ये, लेकिन अगर वो ये है कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं शिक्षा का मूल अधिकार कब लागू किया गया? तब तो करना है 1 अप्रैल 2010। लेकिन अगर वो ये कहे कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार, तब करना अनुच्छेद जब करना 86वां संविधान संशोधन करते हुए 2002 में 86वां संविधान संशोधन करते हुए 2002 में अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार की स्वतंत्रता दी गई है। ये, और अगर प्रश्न है कि संपूर्ण भारत में शिक्षा का मूल अधिकार कब लागू किया गया, तो आप 1 अप्रैल 2010 करें। ये प्रश्न बड़े हटकर है, ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। ये है अनुच्छेद 21। बात करते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या है? अनुच्छेद 22 में बंदीकरण के समय दी गई स्वतंत्रता है। बंदीकरण के समय हमें क्या क्या स्वतंत्रता दी गई है? एक तो वही है, 24 घंटे से अधिक किसी व्यक्ति को थाने में नहीं रखा जा सकता। बंदीकरण के समय आप किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक थाने में नहीं रखा जा सकता। लेकिन अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को तोड़ने वाले और राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अधिनियम को तोड़ने वाले को और आतंकवादी यानी पोटा और टाड़ा इस प्रकार के अपराधी प्रवृत्ति रखने वाले व्यक्तियों को अधिकतम 3 माह तक पूछताछ यानी जांच पे रखा जा सकता है। जैसे वो सीबीआई के पास या आईडी, सीआईडी, सीबीआई आदि के पास 3 माह तक रोका जा सकता है। प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा अधिनियम तोड़ने वाले, अंतरराष्ट्रीय तस्करी करने वाले कोटा के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम कितने माह तक जांच पे रखा जा सकता है? अधिकतम कितने दिन तक पूछताछ पर रखा जा सकता है? तो 3 माह तक अधिकतम पूछताछ पर रखा जा सकता है। अगर स्थिति ऐसी आए कि राष्ट्रपति की अनुमति लेकर और भी बढ़ाया जा सकता है इस समय, लेकिन एक बार में अधिकतम 3 माह का अधिकार सीबीआई अपने पास अपराधी को रख करके बिना जेल भेजे, सीबीआई सीआईडी अपने पास अपराधी को रख करके 3 माह तक जांच कर सकती है, उस पर रिमांड पर रख सकती है, पूछताछ पर रख सकती है। लेकिन थानों सामान्य अपराधी को 24 घंटे से, सामान्य अपराधी की बात कर रहा हूं मैं, जैसे 302 का अपराधी है, 307 का अपराधी है, उन अपराधियों को तो 24 घंटे से अधिक थाने में नहीं रखा जा सकता है। ये बंदीकरण के समय दी गई स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 22। ये अनुच्छेद 22 में उल्लेखित है। अन्य इसी प्रकार की ये हुआ हमारा स्वतंत्रता का मूल अधिकार। तीसरा मूल अधिकार देखेंगे, वो ध्यान से देखिए। तीसरा है, आपने पहला पढ़ा समानता का मूल अधिकार और दूसरा पढ़ा आपने स्वतंत्रता का मूल अधिकार, और अब है तीसरा शोषण के विरोध मूल अधिकार। तीसरा है शोषण के विरोध मूल अधिकार। तो तीसरा है शोषण के विरोध मूल अधिकार। शोषण के विरोध मूल अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 23 कहता है कि मनुष्य का क्रय विक्रय
कानूनी अपराध है, अपराध है जिसे हम कहते हैं कबूतरबाजी। कबूतरबाजी करना, मनुष्य का क्रय विक्रय करना कानूनी अपराध है। और इसी में बेगारी प्रथा को अपराध घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? अपराध। जैसे बंधुआ मजदूर प्रथा निवारण अधिनियम 1976 के तहत ये बंधुआ मजदूर, किसी को आप बंधुआ मजदूर बनाकर उसका शोषण नहीं कर सकते, इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 बाल संरक्षण से संबंध में है। बाल शोषण नहीं किया जा सकता है, बाल श्रम से संबंधित है। अर्थात 14 वर्ष से कम आयु की बालक बालिकाओं को 14 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं को कल कारखानों में बाहरी काम पर नहीं लगा सकते। ये अनुच्छेद 24 में है। अनुच्छेद 24 में ही एक बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? प्रश्न आ गया, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 2005 में। प्रश्न याद रखना है, प्रश्न आएगा बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 2005। लेकिन 23 फरवरी 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया, जिससे बालकों का शोषण रोका जा सकता है। प्रश्न है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन तो 23 फरवरी 2007 में हुआ है, 23 फरवरी 2000। लेकिन बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम ये 2005 में लागू किया गया। ये है शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार। अब है चौथी है धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार क्या कहता है वो देखें। चौथा मूल अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। ये है धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 में धर्म अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। आपको धर्म अंतःकरण की स्वतंत्रता है, आप कोई भी धर्म ग्रहण कर सकते हो, आपको धर्म अंतःकरण की स्वतंत्रता की गई है। लेकिन लव जिहाद कानूनी अपराध है। आप किसी के लव जिहाद नहीं कर सकते हो। धर्म की आड़ पर व्यवहार करके और उसे तलाक दे दिया जाए, फिर पुनः उसी दूसरे धर्म से शादी कर ली जाए, एक धर्म की अनेक बच्चियों से शादी करें, ऐसा लव जिहाद। नियम भी टूटता है, कई चीजें उससे अच्छा नहीं है। लव जिहाद का मतलब आपको मैं स्पष्ट बता देता हूं। जैसे कोई मुस्लिम व्यक्ति है तो वो हिंदू लड़की से शादी कर लेता है, फिर 3 तलाक दे करके फिर दूसरी हिंदू लड़की से शादी कर लेता है। एक मुस्लिम आदमी एक से अधिक हिंदू लड़कियों से शादी कर लेता है, उनके बच्चे हो जाते, मुस्लिम आबादी बढ़ेगी, हिंदू आबादी घटेगी,
घटेगी। ऐसा एक ये लव जिहाद है जो एक धर्म की आड़ में अंत परिवर्तन करके इस प्रकार एक धर्म की आस्था को खत्म करना, दूसरे धर्म की आस्था को बढ़ाना, इस प्रकार का ये अपराध है। तो ये लव जिहाद कानूनी अपराध है। इस प्रकार से जो 3 तलाक है उस पर इस जैसे अपराध के कारण ही 3 तलाक पर प्रतिबंध लाया गया था। लेकिन जैसे आप कहेंगे सर अनुच्छेद 25 धर्म अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है, आपका धर्म कहता है कि हम तो मर जाएं, समाधि ले लें, नहीं। आप खोपड़ी के साथ नृत्य करें, नहीं। आप स्वतंत्र, आपको ये नहीं है कि आप धर्म के आड़ पर आप बलि दो, नहीं, ये अधिकार नहीं है। आप धर्म के अंतःकरण, आपको धर्म का अधिकार है, आप तो खोपड़ी के साथ डांस करेंगे, नचेंगे, लेकिन धर्म की आस्था ऐसी नहीं हो जिसमें मूल अधिकारों का ही हनन हो, दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो, आप लाउड स्पीकर बजाएं, वो नहीं। केवल जैनियों को संथारा की छूट दी गई है, केवल जैनियों। आप एक साहब हमें तो समाधि लेने का अधिकार नहीं है हिंदुओं को, तो हिंदू व्यक्ति महात्मा अगर जीवित समाधि ले तो उसे तो नहीं है, लेकिन संथारा जैनियों को संथारा की क्यों छूट दी गई है? क्योंकि ये एक तो विशेषकर सामान्य व्यक्ति नहीं करता है, एक आयु बहुत अधिक हो जाती है, जब बिल्कुल मरने के नजदीक होता है, जब ये संथारा करता है। और संथारा में बिल्कुल जब जैसे व्यक्ति की मौत सुनिश्चित है, उस समय रोटी पानी भोजन वायु छोड़ करके प्राण त्यागता है जैन। तो जैन धर्म की इस प्रथा को छूट दी गई। आप कहेंगे अनुच्छेद 25 में एक बहुत अच्छा प्रश्न है, पगड़ी, सिखों को पगड़ी, कटार और कड़ा धारण करने की स्वतंत्रता दी गई। ये 3 सिखों को, आप कहें आप तो रैली ये सभा में अगर कोई और धर्म का व्यक्ति चाकू नहीं ले जा सकता, लेकिन जैनी कटार लेकर घूमता रहता है। अर्थात अनुच्छेद 25 के तहत सिखों को, सिख संप्रदाय को, खालसा संप्रदाय को पगड़ी, कटार लगा करके और जाने का अधिकार दिया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बार किसी व्यक्ति ने न्यायालय तक भी बैठा, लेकिन न्यायालय ने यही कहा कि इस धर्म के लोगों ने कभी कटार का अस्त्र शस्त्र में प्रयोग नहीं किया है, इसलिए कड़ा इनको ये कभी अस्त्र शस्त्र में उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए इनको ये स्वतंत्रता दे दी गई। अनुच्छेद 26 कहता है, अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक कार्यक्रमों की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यक्रम कर सकते हैं आप, कुछ भी भागवत करो, यज्ञ करिए, धार्मिक कार्यक्रम आयोजन करने की स्वतंत्रता। और इसमें सबसे जो मेन बात है वो है धार्मिक स्थलों की अचल संपत्ति अर्जित करने की भी स्वतंत्रता है 26 में। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, तभी तो मैं कह रहा हूं मंदिरों के नाम, बड़ी बड़ी जमीन, बड़े बड़े मंदिर, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, बहुत बड़े टेस्ट, पैसा, अनुदान, ये रहता है। अर्थात अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक आस्था मान करके धार्मिक स्थलों में चल अचल संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया है। कितनी भी संपत्ति रख सकते हैं। इसी की आड़ में मुनि महात्मा जो पुजारियां होते हैं वो धार्मिक नाम से बड़ी बड़ी संपत्तियां अर्जित कर लेते हैं। अनुच्छेद 27 में आपको धार्मिक कार्यक्रमों में बहुत अधिक खर्च करने पर करों में छूट दी जाती है। धार्मिक कार्यक्रमों में बहुत अधिक खर्च करोगे तो आपको करों में छूट मिलेगी। ये अनुच्छेद 27 में ये उल्लेखित है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 कहता है कि कोई भी राजकीय शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को धर्म विशेष की शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और कोई हिंदू व्यक्ति अगर उर्दू की शिक्षा लेना चाहता है तो उसे रोका नहीं जाएगा, और उसे हिंदू को संस्कृत पढ़ने, ब्राह्मण को संस्कृत पढ़ने के लिए बाध्य भी नहीं किया जाएगा। अर्थात राजकीय शिक्षण संस्थान में धार्मिक कार्यक्रम धर्म विशेष की शिक्षा के लिए ना रोका जाएगा, ना ही प्रतिबंधित किया जाएगा। ये कहता है अनुच्छेद 28।
जैसे आप कहोगे तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसमें वंदे मातरम विद्यालयों में वंदे मातरम बोलना अनिवार्य किया गया। और याद रखना तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसमें वंदे मातरम विद्यालयों में वंदे मातरम बोलने का आदेश जारी किया गया। आप कहोगे सर फिर ये क्या, ये धर्म बाध्यकारी नहीं है? 28 में तो ये कह रहे हो आप कि किसी भी शिक्षण संस्था में किसी धर्म विशेष की शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और आप जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ, यूपी पहला राज्य जिसके सीएम ने योगी आदित्यनाथ ने मदरसाओं में वंदे मातरम बोलना अनिवार्य किया। लोगों ने कहा कि अनुच्छेद 28 का उल्लंघन हो रहा है, योगी जी 28 का उल्लंघन कर रहे हैं, मदरसाओं में वंदे मातरम बोलना अनिवार्य कर रहे हैं। तो 28 का उल्लंघन बताया क्यों? क्योंकि 28 में लिखा है किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया, तो बाध्य शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये कोई वंदे मातरम कोई धार्मिक काम थोड़ी है, किसी ऐसा धार्मिक वो थोड़ी है कि हिंदुओं का ही है। इसलिए ये कोर्ट ने रद्द कर दिया कि वंदे मातरम एक राष्ट्रीय आदर्श है, ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, इसलिए इसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो तमिलनाडु पहला राज्य है जिसने वंदे मातरम बोलना अनिवार्य किया विद्यालयों में। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसके सीएम योगी आदित्यनाथ ने मदरसाओं में वंदे मातरम बोलना अनिवार्य किया। इस प्रकार ये 4 मूल अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार आपका कंप्लीट। लास्ट वीडियो में चौथे नंबर की जो वीडियो आएगी उसमें कंप्लीट करूंगा, लेकिन अनुच्छेद 32 को मैं बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा। अनुच्छेद 32 से प्रश्न आते हैं, बहुत आते हैं, इसलिए दो जो मूल अधिकार इसके बाद 5वां और 6ठा है वो जरूर पढ़ें, बहुत मोस्ट है, क्योंकि 6ठा जो उपचारों का मूल अधिकार है वो जरूर पढ़ें। धन्यवाद।